हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं 12th का एक नया चैप्टर। काफ़ी प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है D&A ब्लॉक। प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न आने के 100% चांस है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार की है जो पी ब्लॉक से संबंधित भी है। जो काफ़ी सारे पी ब्लॉक के जो प्रश्न है वो डी ब्लॉक में भी आते हैं। डी ब्लॉक की अभिक्रिया सारी वहाँ पर हमें पी ब्लॉक में भी दिखाई देगी। तो भाई प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न तो जरूर आएगा डी ब्लॉक में से, चाहे कैसा भी कंपटीशन हो, चाहे आप नीट के कंपटीशन की बात कर रहे हो या किसी अदर मेडिकल के कंपटीशन की बात कर रहे हो, तो प्रश्न जरूर बनेगा D&A ब्लॉक से। काफ़ी छोटा चैप्टर भी है तो यहाँ पर हमें इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर आने के फुल चांस होते हैं। तो आइए हम बात करें यहाँ पर D&A ब्लॉक की। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग नोट करेंगे। सबसे पहले D&F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, F ब्लॉक एलिमेंट। तो नोट किया हमने यहाँ पर D&F ब्लॉक। प्रारंभ करने से पहले हम आपको बोलेंगे कि आपको यहाँ पर D और F ब्लॉक एलिमेंट आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, ठीक है। यदि आपको D और F ब्लॉक एलिमेंट याद हैं तो ये आपके लिए काफी सिंपल सा चैप्टर होगा। क्योंकि कभी कभी बच्चों सामान्य प्रश्न भी पूछ लेता है, जैसे हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो नोट किया हमने D&F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम BLOCK। थोड़ी सी हम पेंटिंग कर देते हैं ताकि सुंदर लगे हमारा चैप्टर। तो बच्चों इस चैप्टर में हम यहाँ पर बात करेंगे D&F ब्लॉक जो एलिमेंट है उनके सामान्य गुणों का अध्ययन करेंगे कि D&F ब्लॉक जो तत्व हैं वो किस प्रकार से अपने गुणों का व्याख्या करते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। साथ में हम देखते हैं बच्चों कि D&F ब्लॉक से बनने वाले यौगिक जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है, जैसे कि हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, मुझे यहाँ पर स्टडी करनी होते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम सबसे पहले प्रारंभ करना चाहेंगे D ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ पर D और F ब्लॉक हमने चैप्टर स्टार्ट किया है और यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं D ब्लॉक एलिमेंट। D ब्लॉक एलिमेंट, जिन स्टूडेंट को D ब्लॉक एलिमेंट याद नहीं है वो जल्दी से D ब्लॉक के एलिमेंट को याद कर लें। और यदि आपको अभी याद नहीं है तो आप अपने बुक में या किसी कॉपी के अंदर या चार्ट के अंदर जहाँ पर आपकी आवर्त सारणी बनी हुई है उसको वहाँ पर आप ओपन कर लें, ठीक है। बच्चों जैसे हम आवर्त सारणी को देखते हैं, बात करते हैं, तो अब पता लगता है कि आवर्त सारणी में D ब्लॉक की जो पोजीशन है, जो स्थिति है वो मध्य में दी गई है, ठीक है। S ब्लॉक के बाद P ब्लॉक के पहले D ब्लॉक आते हैं, ठीक। तो हमने नोट किया, हमने ध्यान दिया कि D ब्लॉक एलिमेंट हमें आवर्त सारणी में मध्य में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि यहां पर जो D ब्लॉक के तत्व हैं वो आवर्त संख्या 1 में, 2 में, 3 में होते नहीं है, एब्सेंट है, 0 है, 1, 2, 3 में आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो होते कहां पर है? ये होते हैं बच्चों आवर्त संख्या 4, 5, 6, 7 में हमें मिलते हैं। तो याद करते हैं यहाँ पर हम इनके पोजीशन के बारे में, या लिख सकते हैं हम यहाँ पर इनकी स्थिति या पोजीशन आवर्त सारणी के अंदर। हमने बोला यहाँ पर कि इनका जो आवर्त संख्या है, इनकी जो आवर्त संख्या है, आवर्त संख्या की हम बात कर रहे हैं, ये सभी तत्व आवर्त संख्या 4 से प्रारंभ होंगे, फिर 5 में मिलेंगे, 6 में मिलेंगे, 7 में मिलेंगे। लेकिन आवर्त संख्या 1, 2, 3 में ये कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट में बात है आवर्त संख्या के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों इनकी वर्ग संख्या के बारे में। वर्ग संख्या के बारे में तो जैसा कि हमें पता है या जैसा कि हम देख रहे हैं अभी आवर्त सारणी के अंदर जो आपके पास खुली हुई है किताब के अंदर, तो आवर्त सारणी में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग होता है किसका? S ब्लॉक का। और 13 से लेकर 18 होता है बच्चों किसका? P ब्लॉक का। तो बीच में कौन सा बचा? 3 से लेकर 12। तो 3 से लेकर 12 तक के जो वर्ग हैं उनमें हम D ब्लॉक के तत्व को देख सकते हैं आसानी से। तो हमने नोट किया कि इनकी जो वर्ग संख्या है वो कितनी बच्चों? 3 से लेकर 12, 3 से लेकर 12 तक के वर्ग में ये उपस्थित होते हैं। 3 से 12 तक के वर्ग की हम बात करें तो कुल यहाँ पर इनको 10 वर्ग दिए जाते हैं। भाई 10 वर्ग क्यों दिए? 11 क्यों नहीं दिए? 9 क्यों नहीं दिए? क्योंकि हम जानते हैं D उपकोष की जो क्षमता है वो 10 इलेक्ट्रॉन की है, इसलिए 3 से 12 तक हमें 10 वर्ग दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 10 वर्ग की बात करनी है। नेक्स्ट
बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वर्ग संख्या और आवर्त संख्या इस प्रकार से हमने बता दिया है। हमने डी ब्लॉक तत्वों को कुछ विशेष प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया है। मुख्य रूप से हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में 4 श्रेणियां हैं। किस आधार पर बताया हमने कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से डी कक्षक में पहुंचेगा या डी उपकोष में पहुंचेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो डी ब्लॉक के सभी तत्व हैं उनको हमने मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो लिखिए यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि हमारे जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके लिए हमने यहाँ पर 4 श्रेणियां बनाई हुई है। 4 श्रेणी की बात करें तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 कौन सी है, यहाँ पर होती है 3D श्रेणी। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों पहुंचेगा 3D नाम के उपकोष के अंदर या कक्षक के अंदर। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, सेकेंड नंबर पर हम देखते हैं तो ये होता है 4D श्रेणी। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा, 4D नाम के कक्षक में पहुंचेगा। नेक्स्ट 5D श्रेणी। 5D श्रेणी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा बच्चों 5D नाम के कक्षक में पहुंचेगा। और लास्ट हम बात करें तो ये होती है 6D श्रेणी। तो डी ब्लॉक के तत्वों को हमने 4 श्रेणियों में विभाजित किया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में पहुंचेगा। यदि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 3D में तो 3D सीरीज का होगा, 3D श्रेणी का होगा। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 में गया तो 4D में, या 5D में गया तो 5D श्रेणी का होगा, 6D में गया तो वो 6D श्रेणी का होगा। बच्चों यहाँ पर उनके सामान्य विन्यास की बात करें तो आपको पता है डी ब्लॉक के पहले हम जानते हैं कि हमें एस ब्लॉक को भरना होता है। भाई एस ब्लॉक को भरेंगे तभी तो डी ब्लॉक पे हम पहुंचेंगे। तो किसी भी आवर्त में बात करूं मैं कि मुझे डी ब्लॉक तक पहुंचने के लिए पहले एस ब्लॉक को भरना होता है। तो हम याद रखेंगे कि यदि मुझे 3D को भरना है, यदि मुझे 3D को भरना है तो यहाँ पर मुझे पहले 4s आवर्त संख्या 4 के एस ब्लॉक को भरना होगा। उसके बाद हम भरेंगे बच्चों किसको, यहाँ पर 3D को भरते हैं। तो यहाँ पर जब विन्यास हम जब लिखेंगे तो मुझे 4s का भी ध्यान रखना होगा 3D के साथ साथ। ठीक है, 4D श्रेणी की बात करें तो 4D श्रेणी में हमें याद रखना होता है आवर्त संख्या 5 का s के बारे में और 4D के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर 5 के लिए 6s याद रखेंगे और 5D याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं 7s और यहाँ पे कितना होगा बच्चों, यहाँ पर होगा 6D। तो आपने देखा कि जब मुझे इनका विन्यास नोट करना है तो मुझे इनके एस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इनका जो सामान्य विन्यास है डी ब्लॉक का, तो हमने नोट किया सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो इनके सामान्य विन्यास के अंदर मुझे एस और डी कक्षक का ध्यान रखना होता है। अतः मैं बोलूंगा कि इनका जो विन्यास होगा उसमें मुझे एन और n-1 डी कक्षक के बारे में याद रखना होता है। जो भी तत्व होगा उसका आवर्त संख्या होगा n और उस आवर्त संख्या से 1 नंबर कम होता है क्या बच्चों, डी कक्षक हम बनाते हैं या डी उपकोष हम बनाते हैं। ठीक है, यदि हम सामान्य विन्यास की बात करें तो बच्चों देखा जाता है कि एस की जो क्षमता है, इन तत्वों को विन्यास को देखने के बाद तो यहाँ पर कुछ तत्वों में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और कुछ तत्वों में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो एस में आप 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और यदि हम बात करें डी की तो डी में आप कम से कम 1 और x से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आप भर सकते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर सकते हैं आसानी से। ये 1 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि डी ब्लॉक तत्वों में हमें काफी सारे अपवाद दिखाई देते हैं विन्यास के अंदर। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, प्रश्न के अंदर हमें एक विकल्प देगा कि डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य विन्यास क्या है बताइए। तो हमें क्या करना होगा, इस प्रकार का विकल्प वहां पर ढूंढना होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो हमें प्रश्न को घुमाने के लिए अपवाद भी इसमें डाल देगा। अपवाद के साथ, जो अपवाद के साथ यदि आपको विन्यास को देता है इस प्रकार से, कैसे कि NS और ये n-1 है, ये D है। बच्चों कुछ तत्वों में हम देखते हैं कि S के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी कभी 0 भी हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, 0 भी हो जाते हैं। तो आपको वहां पर 0 भी दिखाई दे सकता है कुछ तत्वों के अंदर, सभी में नहीं। और 0 के बाद में 1
और 2 हम भर सकते हैं। तो कभी कभी प्रश्न को घुमाने के लिए वो NS0 से 2 भी लिख देगा, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर जो क्षमता है किसके यहाँ पर बच्चों, डी की जो क्षमता है वो x से लेकर 10 तक भी आपको दिखाई देगी। तो डी तो सेम है, एस में परिवर्तन हो सकता है। यदि आपके सामने दोनों विकल्प दिए जा रहे हैं तो आप इस विकल्प को टिक करके आएंगे, लेकिन आपको कभी भी दोनों विकल्प साथ नहीं देगा क्योंकि वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट होगा। हो सकता है भविष्य में वो बोनस बन जाए, ठीक है। यदि ये वाला दिया जा रहा है तो ये बिना अपवाद के विन्यास है, और यदि ये दिया जा रहा है तो इसमें हमने अपवाद भी शामिल कर दिया है, ठीक है। तो दोनों विन्यास यहाँ पर राइट माने जाएंगे। तो ये नोट किया हमने यहाँ पर, डी ब्लॉक के बारे में हमने बता दिया है। बच्चों डी ब्लॉक तत्वों का जो सामान्य नाम होता है उसको बोलते हैं हम क्या, उनको बोलते हैं हम संक्रमण धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, संक्रमण धातु कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी ब्लॉक तत्वों का एक नाम और है जहां पर उनको बोलते हैं हम क्या, संक्रमण धातु कहते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक हम संक्रमण धातु के नाम से भी जानते हैं बच्चों। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आती है कि संक्रमण धातु और डी ब्लॉक क्या दोनों समान हैं, एक जैसे हैं? तो हम बोलेंगे कि नहीं, संक्रमण धातु की परिभाषा कुछ और है और डी ब्लॉक तत्व की परिभाषा यहां पर कुछ और है। भाई डी ब्लॉक तत्व की परिभाषा की हम बात करें तो क्या होगा कि भाई बाह्यतम कोश मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि वो डी कोश में प्रवेश करता है तो वो डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन संक्रमण धातु की परिभाषा क्या होगी, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर यदि मुझे परिभाषित करना है संक्रमण धातु को तो क्या परिभाषा होगा कि यदि किसी तत्व के विन्यास में, ठीक है, यदि किसी तत्व के विन्यास में आपको डी कक्षक कैसा दिखाई दे, अपूर्ण दिखाई दे, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो सकते हैं, 10 कभी नहीं होना चाहिए। यदि किसी तत्व के विन्यास में आपको डी कक्षक अपूर्ण दिखाई देगा तो वह संक्रमण तत्व कहलाएगा। ऐसा परिभाषा वैज्ञानिकों ने दी। उसके बाद जैसे जैसे विकास होता गया तो इस परिभाषा में कुछ परिवर्तन आते गए। तो फाइनल जो परिभाषा बनी, लास्ट जो परिभाषा बनी, वो क्या बनी कि किसी तत्व की पारमाणविक अवस्था, मतलब वो सिंगल है, उदासीन है, उस पर भी कोई आवेश नहीं है, न प्लस है न माइनस, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसका क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं हम पारमाणविक अवस्था। तो किसी तत्व की पारमाणविक अवस्था, या हमने यहाँ पर परिभाषा में लगा दिया एक नया शब्द या लगा दिया है, ठीक है, या उस तत्व की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में, 2 चीज आ चुकी है, कौन कौन सी, परमाणु अवस्था और उस तत्व की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में यदि डी उपकोष अपूर्ण है तो वह संक्रमण तत्व कहलाएगा, वह संक्रमण तत्व कहलाएगा। यह परिभाषा हमें याद रखनी है, ठीक है। तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो नोट किया हमने, यदि किसी तत्व की पारमाणविक या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण हो तो उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो बच्चों ये हो गई अपने पास में संक्रमण तत्व की परिभाषा, जहां पर मुझे याद रखना है परमाणविक अवस्था या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। 2 शब्द को देखकर हमें वहां बताना है कि वो तत्व संक्रमण तत्व है या फिर वो डी ब्लॉक का तत्व है। बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि इस परिभाषा के अनुसार कुछ डी ब्लॉक के तत्व ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, मात्र वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक के ही तत्व होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो मात्र क्या है बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तो यहां पर देखा जाता है कौन कौन से, कि जिंक, मरकरी, या पहले आएगा कैडमियम एंड मरकरी,
और मरकरी के नीचे आता है 112 नंबर का तत्व। ये क्या होते हैं? ये मात्र डी ब्लॉक तत्व हैं। ये संक्रमण तत्व नहीं है, तत्व नहीं है। ओके बच्चों, ये संक्रमण तत्व में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो भाई इन्होंने ऐसा क्या बिगाड़ा कि इनको हमने संक्रमण तत्व में शामिल नहीं किया, डी ब्लॉक तत्व में शामिल किया है? तो आइए देखते हैं इनके अंदर क्या कमी रह गई है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर तीन चारों में से कोई भी एक तत्व लेते हैं, सभी का विन्यास लगभग सेम है। हमने यहाँ पे लिया है जिंक का यदि मैं विन्यास करता हूं तो जिंक मुझे दिखा देगा 3D श्रेणी का तत्व है। तो यहाँ पर मुझे दिखा देता है 3D10 4s2। ठीक है, ये हमें इसका विन्यास दिखाई दिया। आगे आखिरी के साथ ही बच्चों कौन सी यहाँ पर आती है अपने पास में? आर्गन तक मैंने विन्यास नोट किया, फिर मिलेगा मुझे 3D10 4s2। बच्चों ये जिंक अभी उदासीन है। उदासीन का मीनिंग हुआ कि यह भी परमाणविक अवस्था में है। ओके, चाहे तो हम इसको बना सकते हैं, इसकी स्थायी ऑक्सीजन अवस्था भी इसकी हम बता सकते हैं। हमें पता है कि जिंक बना सकता है +2। ठीक है, तो यहां पर विन्यास क्या होगा? आर्गन लिया, 3D10 लिया, जिंक में से 2 चले गए हैं तो 4s कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आप देखिए दोनों प्रकार की अवस्था में यहां पर 3D उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है। डी में कितना आना चाहिए? 10 है। जिंक +2 बनाया जब भी कितने हैं? 10 है। तो हमने नोट किया कि यहां पर भी दोनों अवस्थाओं के अंदर यहां पे क्या है? डी उपकोष पूर्ण पूरित है। ओके, डी उपकोष क्या बच्चों? यहां पर पूर्ण रूप से यहां पर भरा हुआ है। बात करें आगे बच्चों, इसलिए इसको क्या बोला हमने? अतः यह डी ब्लॉक तत्व है। ठीक है, डी ब्लॉक का तत्व है, ना कि संक्रमण तत्व कहलाएगा। एक हम तत्व लेते हैं जिसका नाम है कॉपर। वहां पर थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कंफ्यूजन हम दूर कर लेते हैं। यहां पर कॉपर का जो विन्यास है आर्गन तक हमने नोट किया, उसके बाद नोट किया हमने 3D10 4s1। कॉपर अभी परमाणविक अवस्था में मुझे दिखाई दे रहा है। बताइए इसका जो डी उपकोष है वो पूर्ण पूरित है या पूर्ण पूरित नहीं है? तो अभी देखने पर पता लगा कि सर या तो ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन इस तत्व को हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारी परिभाषा है वो गलत है? गलत नहीं है। अभी हमने परिभाषा को काम में लिया है यहां तक, मुझे तो यहां तक काम में लेना होगा। कहां तक? स्थायी ऑक्सीजन अवस्था में। भाई आपने देखा परमाणविक अवस्था में तो 3D10 भरा हुआ है, हमने बोला है कि या तो इसमें या फिर इसकी स्थायी ऑक्सीजन अवस्था में। कौन सी स्थायी है? +2 इसकी स्थायी होती है। और मैं यहाँ पर देखता हूँ तो अब मैं यदि इसको +2 में चेंज करता हूँ तो यह होगा 3D9 और कितना हो गया? 4s0। 2 गायब कर दिए हमने, एक S से चला गया, एक D से चला गया। तो इस अवस्था में तो नहीं था अपूर्ण। यहां पर हमें दिखाई दिया कि इसकी स्थायी ऑक्सीजन अवस्था में ये 3D9 का प्रदर्शित करता है। अतः यहां पे क्या है? डी उपकोष अपूर्ण है। और यदि यह अपूर्ण है तो ये होगा कौन सा? संक्रमण तत्व होगा। अतः ये संक्रमण तत्व होगा। ओके, अतः लिख देना आगे। तो इस प्रकार से मैं पहचान सकता हूं कि हमारे डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व संक्रमण तत्व हैं और कौन कौन से नहीं है। हमने पहचान लिया है। बस आपको ध्यान रखना है कि ऊपर के जो 4 तत्व हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी और 112, ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, लेकिन संक्रमण तत्व ये नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ इनके बारे में सामान्य परिचय, इनके जो पोजीशन थे आवर्त सारणी में हमने नोट की है। बच्चों अब हम इन तत्वों से हमारा परिचय कर लेते हैं, इनका विन्यास भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनका विन्यास प्रदर्शित किया जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे हम कि इनके भौतिक और जो रासायनिक गुण हैं वो कौन कौन से होते हैं।
उसके बाद फिर हम इनके जो यौगिक है मुख्य उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम हेडिंग नोट करते हैं डी ब्लॉक तत्व के विन्यास और उनके नाम। जैसा कि आपको हमने बताया भी कि डी ब्लॉक तत्वों को हमने 4 श्रेणियों में विभाजित किया है और ये आवर्त संख्या 4, 5, 6, 7 में है। वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक हमें ये मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम थोड़ी रूपरेखा बना लेते हैं इसकी कि यहाँ पर हमें जो तत्व होंगे वो दिखाई देंगे 3D श्रेणी के। यहाँ पे लिखेंगे हम बाएं से दाएं। यहाँ पर मुझे भरना होता है किसको, पहले हम भरते हैं 4s को, फिर भरते हैं हम 3D को। अंतिम इलेक्ट्रॉन का जाएगा 3D में जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे हम कौन सा, 4D श्रेणी के तत्व लिखेंगे हम, और यहाँ पर मुझे भरना होता है 5s को 4D को। नेक्स्ट यहाँ पर है 5D श्रेणी के तत्व, यहाँ पर मुझे भरना होगा किसको, 6s और 5D को। नेक्स्ट 6D श्रेणी की हम बात करें तो यहाँ पर भरते हैं 7s और 6D को। ओके, तो भाई ये 4 श्रेणी हो चुकी है। ये श्रेणी होती है आवर्त संख्या 4 में, ये 5 में है, ये 6 में है, ये कौन सी अभी यहाँ पर, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई है, ये 6 नंबर पर है, ये 7वें आवर्त में श्रेणी में मिलेगी। ओके, यहाँ पर हम बात करें कि बच्चों इनकी जो वर्ग संख्या है वो वर्ग संख्या यहाँ पर होती है 3 से लेकर 12 तक। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12 नंबर का तत्व। ठीक है, ये हो गया इनकी वर्ग संख्या हो चुकी है। यहाँ पर हम तत्व का नाम, उनके प्रतीक यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर मुझे 3D श्रेणी में डी ब्लॉक का पहला तत्व दिखाई देगा कौन सा, स्कैंडियम। हमने नोट किया स्कैंडियम। ठीक है, इसके जस्ट नीचे 4D श्रेणी में आता है कौन सा बच्चों, इट्रियम। नाम पे ध्यान देंगे, नाम हमें पता होना चाहिए। ऊपर है स्कैंडियम, ये इट्रियम है। यहाँ पर बात करें 5D में तो यहाँ पर मुझे दिखेगा लेंथेनम, यहाँ पे दिखा देगा हमें एक्टिनियम। ये हो गया अपने पास में डी ब्लॉक के पहले वर्ग के तत्व हमने नोट कर लिए, जो स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम यहाँ पर है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट नंबर पर है टाइटेनियम है, Ti। यहाँ पर आता है जर्कोनियम, यहाँ पर है हाफनियम, यहाँ पर पता नहीं कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, द एलिमेंट पता नहीं है, आवर्त संख्या 7 वाला। तो आप क्या करेंगे, इसका क्रमांक तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं आसानी से। ऐसे इनकी हमें वर्तमान में आवश्यकता नहीं है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमें क्रमांक पता होना चाहिए। तो क्रमांक के साथ करेंगे, यदि आवर्त संख्या 7 के तत्वों का क्रमांक आपको याद करना है तो आप चेक करेंगे कि ये कौन सा वर्ग है। वर्ग संख्या कितनी बच्चों, 4 है। 4 में आप जोड़ देंगे 100 तो मिलेगा आपको 104। तो आपको मिलेगा कि इसका जो क्रमांक है वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 104 नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, काफी आसान है यहाँ पर। अब आइए वर्ग संख्या 5 की बात करें। वर्ग संख्या 5 में यहाँ पर है अपने पास में वेनेडियम है, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम और 5 में जोड़ा 100 तो मिला 105 नंबर। यहाँ पाते हैं, यहाँ पर क्रोमियम, मोनिब्लेडिनम, टंगस्टन और 106 नंबर। ठीक है, यहाँ पाते हैं मैग्नीज, टेक्नीशियम, रिहीनियम और 107। बच्चों यहाँ पे जो टेक्नीशियम है ये मानव निर्मित पहला तत्व है। मानव ने इसको प्रयोगशाला में भी बनाकर देखा है। ठीक है, तो टेक्नीशियम क्या बच्चों, मानव निर्मित यहाँ पर पहला तत्व माना जाता है। नेक्स्ट पे पाता है आयरन, रूथीनियम, ओस्मियम, 108 नंबर। ओके, नेक्स्ट में पाते हैं, यहाँ पर नंबर है अपने पास में अब 9 नंबर पाते हैं। कोबाल्ट,
रोहोडियम, इरिडियम, और ये वो आपके पास था आपके पास 108 नंबर, ये हो गया आपके पास में 109 नंबर। ठीक है, 109 के बाद हम आगे देखते हैं। तो ये हुआ ग्रुप नंबर 9 के सदस्य। इसके बाद आते हैं बच्चों ग्रुप नंबर 10 में। यहाँ आता है अपने पास में निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम और 110 नंबर। ठीक है, 10 में जोड़ना है 100। यहाँ आया आपके पास में नेक्स्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और यहाँ पाया 111 नंबर। यहाँ पाया अपने पास में जिंक, कैडमियम, मरकरी और 112 नंबर। बच्चों ये हो गया अपने पास में डी ब्लॉक के सभी तत्व। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व के यदि मैं गिनता हूं तो 10 पहली लाइन में है, 10 सेकंड में है, 10 थर्ड में है, 10 फोर्थ में है, तो 40 तत्व हम यहाँ पर डी ब्लॉक में देखते हैं। कितने बच्चों? 40 तत्व हम देखते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ अपने पास डी ब्लॉक के तत्व, इनको आपको याद कर रखना है। इसके बाद आते हैं मुख्य रूप से हम इनका विन्यास की बात करने वाले हैं। ठीक है, कम से कम आपको यहाँ पर स्केडियम से लेकर आपको जिंक तक के विन्यास तो याद होने ही चाहिए, ऐसे आपको याद होंगे, और कोशिश करें कि इनके भी विन्यास आपको यहाँ पर याद हो। ठीक है बच्चों, इनमें हमें काफी सारे तत्व ऐसे हैं डी ब्लॉक के अंदर जहां पर मुझे अपवाद मिलते हैं जो हुंड के नियम का या हाबो के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, हाबो के नियम का या हुंड के नियम का पालन वो नहीं करते हैं। तो देखिए 3D श्रेणी की हम बात करें तो यहाँ पर मुझे याद रखना होता है क्रोमियम के बारे में कि क्रोमियम हाबो नियम का उल्लंघन करता है, और यहाँ पर कॉपर भी हाबो नियम का उल्लंघन करता है। ठीक है, हाबो नियम क्या था कि जिसकी ऊर्जा कम हो पहले उसको भरें, जिसकी ऊर्जा ज्यादा हो उसको आप बाद में भरें। ठीक है, जब वो कम ऊर्जा वाला पूरा भर जाए उसके बाद भी हम दूसरे अधिक ऊर्जा वाले को हम भरना प्रारंभ करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों तत्व में ऐसा उल्लंघन होगा, और बाकी कहाँ होगा हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम तत्व के विन्यास की बात करते हैं। तत्व का विन्यास के लिए मुझे इनके क्रमांक की आवश्यकता है। यहाँ पर ये 21, इसका 22 है, इसका 23 है क्रमांक, इसका कितना है 24 है, इसका 25 क्रमांक है, इसका 26 है, इसका 27 है, इसका 28 है, इसका 29 है, इसका यहाँ पर 30 विन्यास है। ठीक है, क्रमांक है कौन सा? परमाणु क्रमांक। क्रमांक यदि आपको याद है तो आपको विन्यास भी याद है, और आपको यदि ऊपर वालों का विन्यास याद है तो नीचे वालों का भी आप विन्यास यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे नोट करना है, कैसे याद करना है विन्यास। बच्चों विन्यास के लिए हमने देखा स्केंडियम को, यदि आपको स्केंडियम का विन्यास याद है तो आपको क्या करना है, हमें यहाँ पर भरना होता है 4s3d। ठीक है, एस का मीनिंग क्या हुआ? ये 4s है, डी का मीनिंग क्या हुआ? ये 3d है। समझ जाएंगे आप, एस कौन सा है 4, डी कौन सा है यहाँ पर 3 है। मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम होगी यहाँ पर, इसलिए। नेक्स्ट 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन हम क्या भरेंगे? तो देखिए यहाँ पर 21 दे रखा है, 21 का 2 आप पहुंचाएंगे एस के अंदर, 21 का 1 आप पहुंचाएंगे डी के अंदर। ठीक है, 21 का 2 एस में और 1 कहां पर? डी के अंदर। आगे वाला अंक जाएगा एस में, पीछे वाला अंक जाएगा कहां पर? डी में। तो देखिए इसका विन्यास क्या मिलेगा मुझे? इसका विन्यास मिलेगा 4s2 3d1। कितना हो गया? 4s2 3d1। ठीक है, नेक्स्ट सेम कहानी यहां पर, ये एस ये डी है, आगे वाला अंक 22 का एस में, पीछे वाला अंक डी में, 4s2 3d2। ओके, यहां पर आए सभी में हमें क्या भरना है? एस डी भरना है, यहां भी एस डी भरना है, यहां भी हमें एस और डी भरना है, यहां भी हमें एस डी भरना है, एस और डी भरना है, एस और डी भरना है, एस और डी भरना है, यहां पर भी हमें एस और डी भरना है। ठीक है, आइए भर देते हैं। बच्चों वेनेडियम की बात करें, आगे वाला अंक एस में, पीछे वाला अंक डी में, 4s2 3d3। ओके, यहां पर हमने लिखा है हार्मोनियम का उल्लंघन होता है। कैसे उल्लंघन होता है? आगे वाला अंक एस में, पीछे वाला अंक डी में, ऐसा विन्यास होना चाहिए। लेकिन पता लगता है कि यदि मैं डी को अर्धपूरित कर देता हूं, कहां से करूंगा? एस से एक इलेक्ट्रॉन उठाकर मैं डाल दूंगा डी के अंदर, तो डी हो जाएगा अर्धपूरित, यदि इससे विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो आपने देखा कि यहां पर हाबो नियम का उल्लंघन हुआ, एस को आपने पूरा भरा नहीं और आपने डी को पूरा भर दिया है, अर्धपूरित कर दिया है। तो ये हुआ इसका क्या उल्लंघन हुआ? हाबो नियम का। अतः ये विन्यास का अपवाद हमें याद रखना है।
चलिए वापस आते हैं 25 नंबर, 25 का 2 एस में, 5 डी में, 26 2 6, कोबाल्ट 2 7, निकिल 2 8। उल्लंघन होना क्या चाहिए था, S2 4s2 3D 9 होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, ये हो गया 4s1 और 3D 10। ठीक है, तो 4s1 3D 10 मुझे मिलता है कॉपर का। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ आएगा 4s, यहाँ आएगा 3D, तो यहाँ पे कितना होता है, S में भरते हैं हम 2 और D में हम पूरा भर देते हैं कितना, 10। यहाँ पे कोई नियम नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, याद रखना है कि D के अंदर में S और D पूरा भर देना है, 4s2 3D 10 विन्यास होता है। तो बच्चों ये हुआ हमारे पास में ऊपर वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो यहां पर हमें इस प्रकार से हमने देखा कि इस सीरीज में मुझे क्रोमियम और कॉपर थोड़े प्रॉब्लम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अबोव नियम का अपवाद हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे अपवाद और कहां पर होंगे, आइए इनको हम तलाश करते हैं। इसके पहले हम बच्चों बात करें कि यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा तत्व है जिसका नाम है पैलेडियम। इसमें अपवाद की हद हो जाती है। ठीक है, अपवाद की क्या हो जाती है बच्चों, हद हो जाती है। हद कैसे होती है, देखिए ध्यान से, हम बात करें यहाँ पर बच्चों पैलेडियम की। ठीक है, पैलेडियम के ऊपर कौन है, निकेल है, ये निकेल है, कितना है 4s2 है, 3D 8 है, 3D 8 है। ऊपर वाले का जो विन्यास होगा लगभग उसी प्रकार का विन्यास मुझे नीचे वाले में भी दिखाई देगा। कैसे, बस यहां पर हमें क्या करना है, कक्षक का नाम चेंज करना है। ये 5s और ये 4D सीरीज का है तो 4D लिखा हमने। आना चाहिए क्या 2, आना चाहिए क्या 8, ऊपर से कॉपी किया, इधर से कॉपी किया बच्चों। लेकिन पैलेडियम में हमें ऐसा विन्यास नहीं मिलता है। होता क्या है कि पैलेडियम में S के 2 इलेक्ट्रॉन D को पूर्ण पूरित करने के लिए D में चले जाते हैं। तो यदि S के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए कहां पर, D के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो आपने देखा कि पैलेडियम के S उपकोष में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो D में चले जाते हैं, मतलब वहां पर मुझे 4D 10 दिखाई देता है। तो ये अपवाद का भी अपवाद हो चुका है। तो याद रखेंगे कि यहां पर मुझे दिखाई देगा 5s0 4D 10, और जो 0 है चाहो तो उसको आप हटा सकते हो, 5s0 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। 4D 10 किसका हुआ, पैलेडियम का हमें विन्यास दिखाई दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चों कि और ऐसे कौन से तत्व हैं जिनमें हमें इस प्रकार के अपवाद दिखाई देंगे। तो उनको मैंने यहां पर छांट लिया है। देखिए यहां पर कौन कौन से हैं। यहां पर बात करें तो यहां पर मेरे पास है NB, याद कैसे कर रखेंगे इनको, याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। NB नियोबियम, कॉपर, क्रोमियम, Rg। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास 4 तत्व ऐसे हुए, तो इसको बोल सकते हैं हम NB नवाबी, कॉपर क्यों Cr करे Rg रगड़ा। ठीक है, नवाबी क्यों करे रगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट और कौन से तत्व हैं, इसके बाद आता है एमओ का मीनिंग क्या हुआ, मोनिब्लेडिनम। टेसी का मीनिंग क्या हुआ, टेक्नीशियम। आर्यो का मीनिंग क्या हुआ, रूथेनियम। ठीक है, कौन सा हुआ बच्चों यहां पर, रूथेनियम। ठीक है, नेक्स्ट आता है RH और PD। ठीक है, चलो तो आप इनको कंटिन्यू लिख सकते हो। अब क्या होगा, नवाबी क्यों करे रगड़ा, इसके बाद में देखते हैं हम मोनिब्लेडिनम में, टेक्नीशियम में, रूथेनियम में, रोडियम में, पैलेडियम में। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं एमओ मौत, TC तक, मौत तक, RU रुकावटें। ठीक है, रुकावटें, RH रहा मतलब रास्ता। ठीक है, राह में पीढ़ी पड़ेगी। ठीक है, मौत तक, रुकावटें, राह में पड़ेगी, इनमें भी क्या होता है, अपवाद हमें दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर बात करें नेक्स्ट, तो यहां पर अपने पास कुछ और हैं। और आगे मतलब सिल्वर, पिटाई, प्लेटिनम,
और होगी। ठीक है, आगे पिटाई और होगी, साथ में ध्यान रखेंगे लेंथेनम और एक्टिनियम। तो यहां पे नोट किया मैंने, इसको याद करने के लिए ये काम कर सकते हैं, थोड़ा ट्रिक बनाने के लिए इसको मैंने AU को आगे ले लिया। ठीक है, और मतलब ओरम मतलब गोल्ड, आगे सिल्वर, प्लेटिनम, पिटाई होगी। और यहां पर हमें दो तत्व याद रखने हैं, लेंथेनम और एक्टिनियम। तो भाई यहां पर ये तत्व दिखाई दे रहे हैं, इन सब में मुझे अपवाद दिखाई देगा, ये हाबो नियम का उल्लंघन करते हुए मुझे यहां पर दिखाई देते हैं। तो आपने नोट किया, नवाबी क्यों करे रगड़ा, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे और पिटाई होगी, लेंथेनम और एक्टिनियम। आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपवाद दिखाई देंगे, अपवाद कैसे करना है, एस के इलेक्ट्रॉन को आपको डी में उठा के फेंक देना है, यहाँ पर हमें इस प्रकार से अपवाद दिखाई देंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आपने इनको याद कर लिया, अब मुझे पता है कि मुझे किसी तत्व का विन्यास नोट करना है। ठीक है, माना कि मुझे नियोबियम का विन्यास नोट करना है, नियोबियम का विन्यास मुझे नोट करना है, तो मैं कैसे नोट करूंगा, मुझे याद है नवाबी क्यों करे, मतलब NB वाले में अपवाद है, NB वाले में क्या है, अपवाद है। इसका विन्यास लिखने के लिए मैं ऊपर वाले की हेल्प लूंगा। ऊपर वाला मतलब भगवान की हम बात नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की हम बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाला का मीनिंग हुआ कि NB के ऊपर कौन है, NB के ऊपर है वनेडियम है। ऊपर वाला हमें या हमारी हमेशा मदद करेगा। ठीक है, ऊपर वाला मदद कर रहा है किस प्रकार से, देखिए कि ऊपर है S में 2 है, D में 3 है, ये था 4S तो ये होगा 5S, ये था 3D तो ये होगा 4D। ऊपर वाले का विन्यास कॉपी किया, 5S2 4D3, लेकिन मुझे पता है नवाबी क्यों करे, मतलब इसमें अपवाद है। अपवाद किसका होगा, हार्मोनियम का होगा। हार्मोनियम के अनुसार क्या होगा कि एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाएगा डी के अंदर। ये लीजिए अपवाद हो गया, ऊपर वाले ने हेल्प करी और अपवाद ने भी हमारी हेल्प कर दी, हमने विन्यास पूरा नोट कर दिया है। ठीक है, आगे और देख सकते हैं यहां पर हमें मान लो लिखना है रोडियम का लिखना है। ठीक है, हमें पता है मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, राह RH मतलब यहां पर अपवाद तो आएगा, लेकिन ऊपर वाला हमारी मदद के लिए तैयार है। RH के ऊपर कौन है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का विन्यास क्या है, S2 है, D7 है, S2 है, D7 है। अब अपवाद बना देते हैं कि S का इलेक्ट्रॉन जंप किया कहां पर, D के अंदर, तो ये हो गया 1 और 8। कौन सा S है, ये 5S है। ये कौन सा है, 4D है। ये लीजिए हो चुका अपने पास रोडियम का विन्यास कंप्लीट। ऊपर वाले की मदद करेंगे, अपवाद वाले की ट्रिक की हम मदद लेंगे और यहां पर हम अपवाद नोट कर देंगे। जिनमें अपवाद नहीं है, जिनमें अपवाद नहीं है उनकी मदद हमेशा ऊपर वाला ही करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि किन में अपवाद नहीं है। मान लेते हैं हमें अपवाद नहीं दिखाई दे रहा है टंगस्टन में। ठीक है, टंगस्टन में मुझे अपवाद नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या होना चाहिए, ऊपर वाले की मदद लेते हैं SD। यहां पर अपवाद है, यदि अपवाद नहीं होता तो क्या होता विन्यास, S में 2, D में 4, हो गया आंसर। ठीक है, क्रोमियम में तो अपवाद था, मुझे अपवाद लेना नहीं यहां पर, तो ऊपर वाले की मदद ली हमने कि S में वापस इलेक्ट्रॉन आ गया 2 और D में कितने बचे, 4। और देखते हैं और अपवाद कहां नहीं है। हम बात करें कि अपवाद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मान लो कि मरकरी में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मरकरी का बारे में हमने यहां पर लिखा भी नहीं है। मरकरी का मैं विन्यास कैसे नोट करूंगा, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। चेक कर ले ऊपर वाले में अपवाद तो नहीं है, नहीं है भाई। यहां पर S में कितने हैं, 2 हैं, D में कितने हैं, 10 हैं। सेम कॉपी किया, विन्यास आ गया। ये कौन सा S बनेगा, ये 4S था, ये 5S है, ये कौन सा है, 6S है। 6S के साथ D कौन सा आता है, 5D आता है। विन्यास कंप्लीट किया, बात समझ में आ गई। तो बच्चों इस प्रकार से मैं अपवाद को याद रख के और ऊपर वाले की मदद लेकर किसी भी तत्व का विन्यास यहाँ पर आसानी से नोट कर सकता हूं। ठीक है, चाहे तो आप ये जो नंबर दे रखे हैं इनका भी आप विन्यास यहाँ पर नोट कर सकते हैं। माना कि मुझे 109 नंबर के तत्व का विन्यास नोट करना है, तो ऊपर वाले हमारी हेल्प करने वाला है। 109 नंबर का मैं लिखता हूं विन्यास, मुझे यहाँ पर भरना है S और D। ऊपर वाले में अपवाद तो नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे लिखा मैं 2, ये लिखा 7, ये था 4S, ये था 5S, ये था 6S, ये हुआ 7S, ये हुआ 6D। लीजिए विन्यास कंप्लीट है। ठीक है,
तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे किस प्रकार से मैं डी ब्लॉक तत्वों का विन्यास यहाँ पर नोट कर सकता हूं। लेकिन डी ब्लॉक तत्वों का विन्यास नोट करने के लिए पहले आपको डी ब्लॉक तत्वों का यहाँ पर नाम और उनका क्रम आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। आप चाहे तो उसको बाएं सीधा याद कर सकते हैं और आप चाहे तो उसको ऊपर से नीचे भी याद कर सकते हैं। आपको दोनों की आवश्यकता होगी। मुख्य रूप से हम बात करें तो वर्ग के तत्व आप जरूर याद करें, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्यादा आवश्यकता वर्ग में रहती है। मुझे वर्ग में यहाँ पर कमियां, समानता, असमानता बताने की ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर स्कैंडियम में, इट्रे में, लेंथेना में, एक्टिनियम में याद कर सकते हैं। स्कूटर, यामा, लाओ, एसी वाला, स्कूटर, यामा, लाओ, एसी वाला। टीना, जरीना हाफ माइंड है, आदि पागल है। ओके, यदि आपका नाम टीना है तो मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ना जरीना के लिए कह रहा हूं। माना कि टीना जरीना क्या है, हाफ माइंड है। माना कि वो नसीब था, वो नसीब था या वो नसीब में था। क्रीम मुहासों वाली, क्रीम मुहासों वाली। मन तक रहने दो, कोई भी बात मन तक रहने दो, बाहर मत निकालो, नहीं तो बेकार होगा सारा काम। नेक्स्ट, फेरूअस, फेरूअस, फेरस हो गया भाई। फेरस आयरन को क्या बोलते हैं हम, फेरस बोलते हैं। तो फेरूअस, फेरस, ठीक है। नेक्स्ट, कोरियर, 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 अर मतलब इरिडियम। नेक्स्ट, निकाह पढ़ो पंडित, निकाह पढ़ो पंडित, पंडित जी अब निकाह पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे सस्ता तांबा, उससे महंगी चांदी, उससे महंगा सोना। जो महंगा है वो अंदर रहता है, नीचे रहता है, जो सस्ता है वो ऊपर रहता है, ठीक है। जाने किधर होंगे, जाने किधर होंगे, ठीक है, जो भी है जाने किधर होंगे याद रखना है यहाँ पर।